नमस्कार साथियों, आप सभी का नायक आईएएस एकेडमी पर हार्दिक स्वागत है। तो चलिए साथियों, आज हम क्या पढ़ेंगे, जनरल साइंस से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और लगातार इसकी जो टेस्ट सीरीज है वो लगातार चलेगी। जैसे पर डे आपको 40 से 50 क्वेश्चन मिलेंगे, उसी प्रकार जितने भी अगर जनरल साइंस से संबंधित रिलेटेड कोई भी अगर सवाल है तो उसको किस प्रकार से एग्जामिनर उसको कैच करता है, किस प्रकार से चेंज करता है, इधर उधर कितने मोस्ट क्वेश्चन होते हैं, उन सभी के बारे में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो चलिए साथियों, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम देख लेंगे किस प्रकार से क्वेश्चन बनता है। तो उसको लगातार जारी रखने के लिए आपको लगातार क्लास को जो एंड तक देखना होगा। ठीक है, लगातार हमारे साथ जुड़े रहना। तो चलिए साथियों, अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में अगर बात करते हैं तो अगर जनरल साइंस से संबंधित यानी आप रेलवे, एसएससी, जीडी किसी भी प्रकार का अगर जिसके सिलेबस में जनरल साइंस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो वह किस प्रकार से, कितना हार्ड होता है या फिर नॉर्मल होता है, वह किस प्रकार से होता है, उन सभी के बारे में हमें देख लेंगे। तो साथियों, आपका क्वेश्चन क्या है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित करता है। यानी विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कौन रूपांतरण कर सकता है, यानी डायनेमो करता है, या मोमबत्ती करती है, माइक्रोफोन करता है, या फिर ट्यूबलाइट करती है। तो साथियों, आप समझ सकते हो ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम यह कहता है कि ऊर्जा को आप न तो उत्पन्न कर सकते और न ही आप नष्ट कर सकते, केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण कर सकते हो। एक रूप से दूसरे रूप में क्या कर सकते हो, रूपांतरण कर सकते हो। और उस रूपांतरण का माध्यम कुछ भी हो सकता है, यानी आप किसी के माध्यम से एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण कर सकते हो। जैसे डायनेमो है, मोमबत्ती है, माइक्रोफोन है, या फिर जो ट्यूबलाइट है, विद्युत बल्ब है, मोटर है, जनरेटर है, या फिर सितार है, या फिर लाउड स्पीकर है, माइक्रोफोन, किसी के माध्यम से ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण कर सकते हो। तो साथियों, इसमें अगर बात आती है डायनेमो के, किसका नियम है ये, ऊर्जा संरक्षण का। किसका है, ऊर्जा संरक्षण का। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है, ऊर्जा को आप न तो उत्पन्न कर सकते हो और न ही आप नष्ट कर सकते हो। ठीक है, आपको सबसे पहला क्वेश्चन यही बनेगा, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है, ऊर्जा न तो उत्पन्न और न ही नष्ट की जा सकती है। रूपांतरण का माध्यम क्या हो जाएगा, जैसे डायनेमो है, तो डायनेमो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरण करता है, डायनेमो है जो कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है। किसको, यांत्रिक को, यांत्रिक ऊर्जा को किस में रूपांतरण करता है, विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, अब उसके बाद में बात आती है मोमबत्ती की। तो मोमबत्ती किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरण करती है, तो मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को, रासायनिक ऊर्जा को किस में रूपांतरित करती है, उष्मा और प्रकाश में, उष्मा और प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित करती है। जैसे मोमबत्ती को आप जलाओगे तो वह जलने के बाद में प्रकाश भी देगी और नॉर्मल, ज्यादा नहीं, नॉर्मल उष्मा भी देगी। यानी ये आपको उस रासायनिक ऊर्जा को उष्मा और प्रकाश ऊर्जा दोनों में रूपांतरण करेगी। ठीक है, उष्मा भी देगी और प्रकाश भी देगी। जबकि माइक्रोफोन, अब आती है माइक्रोफोन, तो माइक्रोफोन किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरण करता है, तो माइक्रोफोन कौन सा होता है साथियों, जैसे आप कहीं स्टेज पर आप बोलने के लिए जो हाथ में लेते हो उसको बोलते हैं माइक्रोफोन। ठीक है, वह किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है, तो माइक्रोफोन हमेशा ध्वनि ऊर्जा, आप बोलते हो उसके अंदर, वह हो गई आपकी ध्वनि, और ध्वनि ऊर्जा को किस में रूपांतरित करता है, वह जैसे आपकी जो कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है उसके अंदर वह आवाज पहुंचा देता है। यानी जो ध्वनि ऊर्जा को आप विद्युत ऊर्जा तक उसने ट्रांसफर कर दिया है। तो उसका क्या हो जाएगा, माइक्रोफोन का कार्य क्या हो जाएगा, ध्वनि ऊर्जा को, किसको, ध्वनि ऊर्जा को किस में रूपांतरित करता है, किस में रूपांतरित करता है, विद्युत ऊर्जा में। ध्वनि ऊर्जा को किस में रूपांतरण कर देता है, विद्युत ऊर्जा में। अब इसके बाद में साथियों एक बात आती है लाउड स्पीकर की। अब माइक्रोफोन कौन सा होता है, लाउड स्पीकर कौन सा होता है, अब इसी के सेम टू सेम होता है वो। जैसे माइक्रोफोन का कार्य क्या होता है, ध्वनि ऊर्जा, जैसे आप बोलते हो, जैसे माइक के अंदर बोलते हो,
जैसे माउथ होता है वो स्टेज पे बोलते हो, वह ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में पहुंचाने का कार्य किसका होता है? माइक्रोफोन का। जैसे ही उस मशीन से वापस विद्युत ऊर्जा को जैसे पब्लिक तक पहुंचा देना, जैसे साउंड हो गया, लाउड स्पीकर कैसे बोलते हैं? जिसको स्पीकर बोलते हैं, और स्पीकर के माध्यम से सभी जैसे पब्लिक बैठी है तो उसको सुनाने का कार्य किसका होता है? लाउड स्पीकर का। तो लाउड स्पीकर का क्या कार्य क्या होता है? जैसे विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, वो किसका कार्य होता है? लाउड स्पीकर का। लाउड स्पीकर का कार्य क्या होता है? विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित कर देना। ठीक है, यह कार्य किसका हो गया? लाउड स्पीकर का। अब यहां पर आपको दोनों को समझ में आ गया होगा कि अगर माइक्रोफोन है जो ध्वनि को विद्युत में ट्रांसफर कर दिया, फिर विद्युत को ध्वनि में वापस ट्रांसफर कौन कर दिया? लाउड स्पीकर कर दिया। उसके बाद में कार्य बचता है ट्यूबलाइट का। किसका बचता है? ट्यूबलाइट का। तो ट्यूबलाइट का कार्य क्या होता है साथियों? विद्युत ऊर्जा, जैसे ट्यूबलाइट किसको बोलते हो? जैसे घरों में एलईडी वगैरह लगते हैं, अब ट्यूबलाइट भी सभी की देखी हुई होगी। तो साथियों ट्यूबलाइट का कार्य होता है विद्युत को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरण कर देना। किसको? विद्युत को किसमें? प्रकाश में। विद्युत को किसमें? प्रकाश में रूपांतरण कर देता है। यह कार्य किसका होता है? ट्यूबलाइट का। जबकि यहां पर साथियों घरों में आप बल्ब भी यूज करते हो। कौन सा बल्ब? जो पहले 100 वाट से अधिक का जो बल्ब आता था, 100 वाट से अधिक का बल्ब आता था, वह अब आप उसको भी बोल सकते हो वह ट्यूबलाइट की तरह वो होता है, वो भी घरों में प्रकाश के लिए लगाते हैं। तो साथियों बल्ब और ट्यूबलाइट में दोनों में अंतर यह है, दोनों में अंतर है बल्ब हमेशा विद्युत को प्रकाश व ऊष्मा में ट्रांसफर करता है। किसमें? प्रकाश व ऊष्मा में ट्रांसफर करता है। क्योंकि आप कभी भी देख सकते हो, यानी 6 घंटे से ज्यादा भी यूज करके आप ट्यूबलाइट को चलते अनुसार उतार सकते हो, वह कभी गर्म नहीं होती है। आप ट्यूबलाइट को 12 घंटे पूरी रात यूज करके फिर उसको निकाल सकते हो, वह आपको नॉर्मल गर्म मिल सकती है, लेकिन उसमें ज्यादा वो ऊष्मा नहीं देगी। जबकि आप एक 100 वाट के बल्ब को आप मात्र 10 मिनट यूज करके 10 मिनट उसको जलाकर वापस नहीं उतार सकते, क्योंकि वह जो प्रकाश के साथ साथ ऊष्मा भी देता है और गर्म हो जाता है। उसकी वजह से बल्ब हमेशा विद्युत ऊर्जा को प्रकाश व ऊष्मा दोनों ऊर्जा में रूपांतरण करता है। उसके बाद में बात आती है साथियों किसकी? सौर सेल की। सौर सेल है जो कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण कर देता है। वहीं पर बात आती है सितार की। सितार कौन सा होता है? जो बजाने वाला सितार होता है, जिसमें जो तार वगैरह लगाए जाते हैं और हाथ से बजाया जाता है। तो साथियों सितार है जो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरण कर देता है? यानी यांत्रिक किसके बोलते हैं? जो अपने हाथों से आप उसको बजा रहे हो, ये हो गई यांत्रिक। और वापस से वो बजाने के बाद वह ध्वनि उत्पन्न करता है, जैसे वह उसमें रिंगटोन वगैरह निकलती है, तो वह किस में हो गई? ध्वनि ऊर्जा में। तो यांत्रिक को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरण कौन करता है? यांत्रिक को ध्वनि में कौन करता है? सितार हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर साथियों बात आ जाती है डायनेमो है जो कि यांत्रिक को विद्युत में रूपांतरण कर दिया। लेकिन हम एक डायनेमो के अपोजिट एक होती है विद्युत मोटर। तो विद्युत मोटर का कार्य क्या होता है? विद्युत को यांत्रिक में रूपांतरण कर देना। वह कार्य किसका होता है? विद्युत को यांत्रिक में रूपांतरण करना किसका कार्य होता है? विद्युत मोटर का। विद्युत मोटर का कार्य क्या होता है? विद्युत को, वह लाइट से चलती है। जैसे ये डायनेमो, ये तो यांत्रिक से लाइट बनाता है, जबकि विद्युत मोटर है जो लाइट से चलती है और यांत्रिक, जैसे कुछ भी उसमें आप किसी भी प्रकार की मोटर हो सकती है, जैसे लाइट से चलकर यांत्रिक के रूप में हमें किसी न प्रकार से वह यांत्रिक ऊर्जा देती है। ठीक है, ये हो गया साथियों विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरण करना। अब तो आप आसानी से बता सकते हो कि विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कौन रूपांतरण कर सकता है। यानी इतना बड़ा
बताने के बाद में आप सभी के बारे में समझ गए होंगे कि कौन सी ऊर्जा कौन से के रूप में रूपांतरण करती है और उसका माध्यम में क्या हो सकता है। तो साथियों अब आसानी से बता सकते हो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरण कौन करता है? प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरण करता है आपकी ट्यूबलाइट। ठीक है, क्योंकि आप उसको बल्ब में यहाँ पर ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि विद्युत ऊर्जा को ओनली प्रकाश में पूछा है, जबकि हमारा बल्ब प्रकाश के साथ में उष्मा भी देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका क्या बोलता है? अगला क्वेश्चन आपका है एक अश्व शक्ति यानी एचपी बराबर कितना वाट होता है? अब साथियों एचपी की बात करें, अश्व शक्ति की बात करें, हॉर्स पावर की बात करें, हॉर्स पावर किसकी इकाई है? एचपी किसकी इकाई है? ये एक शक्ति की इकाई है। किसकी इकाई है? शक्ति की इकाई है। कौन सी? एचपी। आप हॉर्स पावर बोल सकते हो, यानी अश्व शक्ति। अश्व शक्ति किसकी इकाई है? शक्ति की। और शक्ति का मात्रक क्या होता है? शक्ति का मात्रक क्या होता है साथियों? वाट होता है। क्या होता है? वाट, जिसको आप W से प्रदर्शित कर सकते हो। W से प्रदर्शित कर सकते हो। शक्ति का जो शक्ति किसकी इकाई? अश्व शक्ति की किसकी इकाई है? एचपी है, जो शक्ति की इकाई है, और उसका मात्रक क्या होता है? वाट होता है, और वाट को आप W से प्रकाशित कर सकते हो। इसमें साथियों एक क्या है? एक एचपी बराबर कितना वाट होता है? यानी आपका 746 वाट, 746 वाट, या फिर 735 वाट, या फिर 1000 वाट, या फिर 1700 वाट। यानी चारों में 746 या फिर 735 या फिर 1000 या फिर 1700, यानी चारों में आपको कौन सा ऑप्शन जो डिसाइड कर सकते हो। तो साथियों मेरे कहने के अनुसार यह है कि आपको अगर एग्जाम में कभी भी ब्रिटिश या फिर मीट्रिक पद्धति दिया गया हो, तो ब्रिटिश या मीट्रिक पद्धति दिया गया हो तो ब्रिटिश पद्धति में एक एचपी बराबर होता है 746 वाट। 746 वाट, ब्रिटिश में 746 वाट होता है। अगर एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन में यह लिखा हुआ हो कि मीट्रिक पद्धति में एक एचपी बराबर कितना वाट होता है, अगर लिखा हुआ हो, अगर किसी भी दोनों पद्धति के बारे में अगर जिक्र नहीं किया गया हो, ओनली फिर सीधा पूछा गया हो एक एचपी बराबर कितना होता है, तो हमेशा आपको 746 वाट ही बताना है। क्योंकि कभी भी सीधा डायरेक्ट पूछे तो हमें ब्रिटिश पद्धति के बारे में बताना। अगर मीट्रिक पद्धति के बारे में पूछा गया हो, मीट्रिक के बारे में पूछा गया हो, तो हमेशा 735.5 वाट बताना है। मीट्रिक के बारे में पूछा हो तो 735.5 आपका बताना है। तो 735.5 वाट की कौन सी पद्धति में होता है? मीट्रिक पद्धति में, और ब्रिटिश में 746। अगर इसमें दोनों का दिया गया नहीं हो तो ये आपको ब्रिटिश में बताना, यानी 746 वाट आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन है कि चलती हुई मोटर कार या फिर गाड़ी के अचानक रुक जाने पर उसमें बैठे सभी यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, तो इसमें न्यूटन का कौन सा नियम लगेगा? कौन सा नियम लगेगा? तो साथियों न्यूटन ने 3 नियम प्रतिपादित किए थे। साथियों न्यूटन ने क्या किए थे? 3 नियम प्रतिपादित किए थे। न्यूटन ने सबसे पहले 1687 ईस्वी में, 1687 ईस्वी में, कब? 1687 ईस्वी में एक पुस्तक प्रतिपादित की थी। कौन सी? प्रिंसिपिया। प्रिंसिपिया नामक एक पुस्तक प्रतिपादित की थी। उसमें न्यूटन ने 3 नियम प्रतिपादित किए थे। कौन कौन से? न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का दूसरा नियम और न्यूटन का तीसरा नियम। ठीक है, यानी दोनों नियम में न्यूटन ने तीनों नियमों में कौन सी परिभाषा ऐड की, उसके बारे में आप सोच सकते हो। अगर चलती हुई मोटर कार या फिर गाड़ी के अचानक रुक, यानी इसमें कौन सा नियम है जो कि आपका यूज होगा। तो साथियों अगर बात करते हैं, न्यूटन का पहला नियम क्या बोलता है कि जब कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगे। अगर कोई वस्तु समान रूप से चल रही है
कोई वस्तु समान रूप से चल रही है तो उस पर जब तक चलेगी तब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगे। यह न्यूटन का प्रथम नियम कहलाता है। जिस प्रकार न्यूटन का पहला नियम का एग्जाम्पल के तौर पर देखें, किसी गाड़ी के अचानक चल पड़ने से यात्रियों का पीछे की ओर झुक जाना, यह न्यूटन का पहला नियम कहलाता है। किसी गाड़ी के अचानक ब्रेक लगाने पर यात्रियों का आगे की ओर झुक जाना, यह न्यूटन का पहला नियम कहलाता है। क्योंकि न्यूटन का पहला नियम की परिभाषा क्या है? वह कोई वस्तु जब तक चलती है तब तक उस पर बाह्य बल न लगेगा। कोई वस्तु अगर विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगे। तो न्यूटन का पहला नियम का एक और उदाहरण है किसी घुड़सवार का घोड़े का अचानक रुक जाने से घुड़सवार का आगे की ओर गिर जाना, या फिर घोड़े का अचानक चल पड़ने से घुड़सवार का पीछे की ओर गिर जाना, यह भी न्यूटन का पहला नियम कहलाता है। एक अपने हाथ से कंबल को पकड़कर किसी डंडे से झड़काने पर उसके धूल के कण जो कि बाहर निकल जाते हैं, वह भी न्यूटन का पहला नियम कहलाता है। अगर साथियों बात करते हैं कि न्यूटन के पहले नियम के और भी उदाहरण जो कि नाम है, तो न्यूटन के पहले नियम के और नाम क्या है? न्यूटन का प्रथम नियम, पहला नियम। न्यूटन का प्रथम नियम का एक दूसरा नाम है गैलीलियो का नियम। गैलीलियो का नियम। और एक और नाम है उसका जड़त्व का नियम। क्या कहलाता है? जड़त्व का नियम। ठीक है, न्यूटन के पहले नियम का दो और नाम है, गैलीलियो का नियम या फिर जड़त्व का नियम। तो पहले नियम के तीन नाम हो गए। न्यूटन का प्रथम नियम भी कह सकते हो उसे, गैलीलियो का नियम भी कह सकते हो, और आप जड़त्व का नियम भी कह सकते हो। तो यानी ये तीनों केवल और केवल न्यूटन के पहले नियम के ही नाम है। क्या है? पहले नियम के ही नाम है। जबकि आपको पता है पहले नियम का मैंने उदाहरण बताया था, किसी चलती हुई मोटर कार या गाड़ी के अचानक रुक जाने से यात्रियों का पीछे की जैसे आगे की ओर झुक जाना, ये न्यूटन का पहला नियम कहलाता है। तो साथियों न्यूटन का पहला नियम कहलाता है, तो ये आपका पहला ऑप्शन भी सही हो सकता है। तो आप गैलीलियो का नियम भी गलत नहीं कर सकते क्योंकि ये भी उसी का नाम है, और आप जड़त्व के नियम को भी गलत नहीं कर सकते हो क्योंकि जड़त्व का नियम भी इसी का नाम है। यानी ये तीनों केवल और केवल न्यूटन के पहले नियम के ही नाम है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? उपराकृत सभी। क्योंकि एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए ये दे देते हैं, आपको ये तो पता है ये उदाहरण है जो न्यूटन के पहले नियम का उदाहरण है, जबकि ये गैलीलियो का नियम और जड़त्व के नियम के बारे में आपको जानकारी नहीं होने की वजह से आप ऑप्शन को ए को सिलेक्ट कर देते हो, जबकि आपका ऑप्शन नंबर डी सिलेक्ट होगा। ठीक है, चलिए साथियों अगला है जो क्वेश्चन है, विद्युत धारा का मात्रक क्या है? चलिए साथियों बताइए विद्युत धारा का मात्रक क्या है? विद्युत धारा का मात्रक एम्पीयर है या सेकंड है या फिर केल्विन है या फिर कैंडेला है। तो आपको सभी मात्रक अगर ध्यान है, मात्राओं के बारे में ध्यान है, तो साथियों एम्पीयर किसका मात्रक है, सेकंड किसका, और केल्विन किसका, और कैंडेला किसका है? तो एम्पीयर किसका मात्रक है साथियों? विद्युत धारा का मात्रक क्या है? एम्पीयर है। और एम्पीयर को किससे प्रतिपादित करते हैं? ए से। ठीक है, सेकंड किसका मात्रक है? समय किसका मात्रक है? समय का मात्रक क्या है साथियों? सेकंड। सेकंड को आप एस से प्रतिपादित भी कर सकते हो। केल्विन किसका मात्रक है? ताप का मात्रक क्या है? ताप का मात्रक क्या है? ताप का मात्रक क्या है? केल्विन। कैंडेला किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का। किसका है? ज्योति तीव्रता का।
ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? कैंडेला। अब आप समझ सकते हो सेकंड समय का है, केल्विन ताप का है और कैंडेला ज्योति तीव्रता का है। तो यानी आपका विद्युत धारा का मात्रक कौन सा हो जाएगा? एम्पियर हो जाएगा। तो आप एम्पियर को सिलेक्ट कर सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है? प्रकाश वर्ष से मात्रक है। प्रकाश वर्ष से किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष से एक दूरी मापने की इकाई है। प्रकाश वर्ष क्या है? एक दूरी मापने की इकाई है और इसका मात्रक क्या है? प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या दूरी है या फिर समय है या फिर द्रव्यमान या फिर तापमान है? तो साथियों अगर बात करते हैं, प्रकाश वर्ष दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। प्रकाश वर्ष से दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। 9.10 की पावर 15 मीटर। 9.10 की पावर 15 मीटर जो क्या है? एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर होता है। जबकि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है? पारसेक होती है। क्या होती है? पारसेक। प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका है? दूरी का। और प्रकाश वर्ष क्या है? जो कि लंबी दूरी मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? प्रकाश वर्ष का। इससे भी अगर अधिक सबसे बड़ी जो कि दूरी मापने की इकाई है पारसेक। क्या होता है? पारसेक। तीन 3.26 प्रकाश वर्ष। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। प्रकाश वर्ष किसको कहते हैं? एक वर्ष में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष। एक वर्ष में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं। और यानी 326 प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है? एक पारसेक होता है। 9.46 इंटू 10 की घात 15 मीटर बराबर एक पारसेक होता है। तो साथियों प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। तो चलिए इस सभी के बारे में अगर क्वेश्चन किसी प्रकार से बन सकता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर मीटर, तो भी आप बता सकते हो 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर बता सकते हो। अगर पूछ ले एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष भी आप बोल सकते हो। प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं? तो एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कह सकते हैं। चलिए क्वेश्चन अगला क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन आपका है कि ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? रदरफोर्ड, जेम्स चैडविक या फिर केपलर या फिर जे थॉमसन। तो यानी आपको आविष्कारों के बारे में पता है, यानी कि किस आविष्कारक ने किसका आविष्कार किया था, तो सभी के बारे में जानकारी है। तो आप अचानक बता सकते हो रदरफोर्ड ने किसका आविष्कार किया? रदरफोर्ड ने प्रोटॉन का आविष्कार किसने किया? रदरफोर्ड ने या फिर गोल्डस्टीन? गोल्डस्टीन। जेम्स चैडविक ने किसका आविष्कार किया था? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन किसका आविष्कार? न्यूट्रॉन का आविष्कार किसने किया था? चैडविक। केपलर ने किसका आविष्कार किया था? ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? केपलर ने। किसने किया था? केपलर ने। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? केपलर ने। अब यहां पर हो गया जे थॉमसन। तो जे थॉमसन ने किसका आविष्कार किया था? इलेक्ट्रॉन का। किसका? इलेक्ट्रॉन का।
इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया? जे थॉमसन ने। तो यानी यहाँ पर एक साथ आपको कितने क्वेश्चन क्लियर हो गए। अगर केपलर की बात आती है तो ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किए? केपलर ने किए थे। और प्रोटॉन का आविष्कार किसने किया? रदरफोर्ड या फिर गोल्डस्टीन। अगर न्यूट्रॉन की बात आती है तो न्यूट्रॉन का आविष्कार किसने किया था? चैडविक ने किया। इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया था? जे थॉमसन ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन देखिए, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के अनुसार, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के अनुसार जी का मान कब घटता है? जी का मान कब घटता है? तो साथियों, पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर, पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर, पृथ्वी के ध्रुव पर, पृथ्वी के ध्रुव पर, या फिर पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ाने पर, या फिर पृथ्वी की घूर्णन गति घटाने पर। तो साथियों, पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान हमेशा क्या होता है? घटता है। क्या होता है? घटता है। ठीक है, पृथ्वी के ध्रुवों पर, पृथ्वी के ध्रुवों पर जो कि जी का मान क्या होता है? हमेशा महत्तम। ठीक है, महत्तम। विषुववृत्त रेखा पर जी का मान क्या होता है? न्यूनतम होता है। विषुववृत्त रेखा पर, विषुववृत्त रेखा पर जी का मान क्या होता है? न्यूनतम होता है। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ाने पर, पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ाने पर जी का मान क्या होता है? घट जाता है। क्या होता है? घट जाता है। घट जाता है। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ाने पर, पृथ्वी की घूर्णन गति घटा देने पर जी का मान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है, तो पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घट जाता है, पृथ्वी की ध्रुव पर जी का मान महत्तम रहता है, या फिर पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ाने पर जी का मान घट जाता है, और पृथ्वी की घूर्णन गति घटाने पर जी का मान बढ़ जाता है, और विषुववृत्त रेखा पर जी का मान न्यूनतम रहता है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो जी का मान घटता है, तो आप किसको सिलेक्ट करोगे? पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन, बैरोमीटर का पाठ्यांक जब एकाएक नीचे गिरता है तो संभावना रहती है। किसकी संभावना रहती है? तो सबसे पहले आपको पता है बैरोमीटर क्या है। बैरोमीटर क्या है? तो बैरोमीटर एक यंत्र है जो किसको मापता है? वायुमंडलीय दाब को। किसको मापता है? वायुमंडलीय दाब को। वायुमंडलीय दाब मापने का यंत्र कौन सा है? बैरोमीटर। क्या है? बैरोमीटर। बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? ई टोरिसेली ने। बैरोमीटर का कार्य होता है वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए क्या काम आता है? वायुमंडलीय बैरोमीटर काम आता है। बैरोमीटर से आप मौसम का पूर्वानुमान भी लगा सकते हो। मौसम का पूर्वानुमान भी लगा सकते हो। और इसका कैसे पता लगा सकते हो? बैरोमीटर का पाठ्यांक जब एकाएक यानी एकदम से नीचे गिर जाता है तो किस प्रकार की संभावना रहती है? तो बैरोमीटर का पाठ्यांक जब एकदम से नीचे गिर जाता है तो हमेशा तूफान या फिर आंधी आने की संभावना रहती है। तूफान या फिर आंधी आने की संभावना रहती है। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो हमेशा बरसात होने की संभावना रहती है। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो हमेशा मौसम में साफ रहने की संभावना रहती है। तो हमेशा आंधी आना मतलब बैरोमीटर का पाठ्यांक एकदम से नीचे गिर जाना, एकाएक नीचे गिर जाना। और वर्षा होने पर यानी धीरे धीरे नीचे गिर जाना, मौसम साफ रहना मतलब धीरे धीरे बैरोमीटर का पाठ्यांक ऊपर चढ़ना, मौसम में साफ रहने का जो संभावना रहती है। तो हमारे पूछा क्या? बैरोमीटर का पाठ्यांक जब एकाएक नीचे गिरता है तो कौन सी संभावना रहती है? आंधी आने की संभावना रहती है। जबकि वर्षा होने पर बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे गिरता है
और मौसम साफ रहने की संभावना होती है तब बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ सकते हो वायुमंडलीय दाब मापने के लिए यंत्र कौन सा काम आता है, बैरोमीटर काम आता है। बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था, ई टोरिसेली ने किया था। अगला क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन है किसी बर्तन में पानी भरा है और इसमें एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब टुकड़ा पूरी तरह से पिघल जाएगा तो पानी का तल है वह बढ़ जाएगा या फिर घट जाएगा, फिर वहीं पर सीमित रहेगा या फिर एक बार बढ़ेगा या फिर एक बार घटेगा। तो इससे आपको पता लगाना है किसी बर्तन में आप जब किसी कप में या फिर बर्तन में जो भी है ये एक बर्फ का टुकड़ा है, ये पानी का बर्तन है और इसमें एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। तो टुकड़े का पूरी तरह से पिघल जाना यानी जल का स्तर बढ़ाएगा या फिर घटाएगा या फिर वहीं पर सीमित रहेगा। तो सबसे पहली बात तो यह है, जब आप बर्फ के टुकड़े को पानी में गिरते हो, पानी का स्तर वहीं उसी समय पता लग जाएगा कि बढ़ेगा घटेगा, लेकिन बाद में क्या है, उसके पिघलने पर जल पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा। वह पिघलेगा तो पानी का स्तर वहीं पर ही रहेगा, वहीं पर रहेगा, यानी सेम टू सेम, यानी इससे न तो ऊपर जाएगा और न ही नीचे जाएगा, क्योंकि उसने जो कि आपकी जगह है वो कवर करनी थी, वो जो बर्फ का टुकड़ा जिस टाइम में आपने बर्तन में डाला था उसी समय उसका आकार ग्रहण कर लिया। उसके बाद में पिघलने पर उसका पानी पर किसी प्रकार का कोई असर नहीं पड़ेगा साथियों ना। तो उसके बाद बढ़ेगा नहीं, घटेगा नहीं, समान रहेगा, बिल्कुल समान रहेगा, जहां पर था वहीं पर रहेगा, पिघलने पर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। एक बार घटेगा या फिर एक बढ़ेगा ऐसी तो कोई जिक्र है भी नहीं। तो यानी आपका उसका एक समान रहेगा या फिर अपरिवर्तित रहेगा, आप कह सकते हो अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, यानी अब दूसरी बात यह है साथियों, जब किसी बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है तो उसका बर्फ का कितना भाग है जो पानी से बाहर रहेगा। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, किसी बर्तन में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है तो उसका कितना भाग है जो कि उसके बर्फ के जो पानी के आकार से बाहर तैर रहा है। तो हमेशा याद रखिए 1/10 भाग है, बर्फ का 1/10 भाग है जो कि पानी से ऊपर रहता है। 1/10 भाग पानी से क्या रहता है, ऊपर रहता है। तो ये यहाँ से आपका 2 क्वेश्चन क्लियर हो सकता है कि अगर चाहे पानी के भरे बर्तन में अगर बर्फ का टुकड़ा पिघल जाने पर पानी के जो कि तल पर कोई असर नहीं पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन है साथियों, पानी के भरे बर्तन में बर्फ के टुकड़े का 1/10 भाग पानी से बाहर रहता है। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, रक्त का पीएच मान कितना होता है, रक्त का पीएच मान कितना होता है, यानी 7.4 या फिर 8.4 या फिर 2.4 या फिर 6.4। आप कह सकते हो 7.4 पीएच मान किसका है, 7.4 पीएच मान किसका है, 8.4 किसका है, 2.4 किसका और 6.4 किसका है। तो साथियों 6.4 किसका है, दूध का है। 2.4 किसके है, 2.4 पीएच मान किसका है, नींबू के, किसका है, नींबू का। 8.4 पीएच मान किसका है, समुद्री जल का, समुद्री जल का। ठीक है, यहां पर बात आती है 7.4 किसका है, किसका है, रक्त का। 7.4 पीएच मान किसका है, रक्त का। यहां पर बात आती है साथियों 7 किसका है, 7 किसका है, नमक का। और 7 किसका है, जल का। और 7 किसका है, जल का। 2.8 किसका है, शराब का। 2.8 किसका है, शराब का। साधारण जल का कितना हो गया, 7 हो गया, नमक का 7 हो गया, 7.4 हो गया।
चलिए तो बाकी और देख सकते हो आप, यानी पीएच मान की वैल्यू है वह सभी आप एक बार देख सकते हैं, कहीं पर लिखा हुआ मिलेगा उसको आप निकाल सकते हो। और उसके सभी के बारे में उसको याद करने की ट्रिक भी मैं आपको बता देता हूं। यहां से आप साथियों बात कर सकते हो, जैसे 7.4 को आप कैसे याद कर सकते हो, 7.4 को कैसे याद कर सकते हो, 8.4 को कैसे भी याद कर सकते हो, 2.4 यानी कि 7.4 रक्त का है, 8.4 समुद्री जल का है, 2.4 है जो कि नींबू का है, 6.4 दूध का है, और 7 किसका, नमक का, और एक 7 और किसका, जल और नमक का दोनों का क्या है 7 पीएच मान है। 2.8 किसका है, शराब का। तो पीएच वैल्यू है जो आपको कहीं पर लिखी हुई मिल सकती है, तो उसको आप एक बार नजर से देख सकते हो, जिससे कि आपको पीएच वैल्यू याद हो जाएगी। उसके बाद में एग्जाम में किसी का भी पीएच वैल्यू पूछ सकते हैं, तो उसके बाद में आप आसानी से क्लियर कर सकते हो। तो चलिए साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर आपका सभी का ऐसे ही सहयोग बना रहेगा, तो आप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सभी के बारे में आप आसानी से देख सकते हो, और किस प्रकार से मोस्ट क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में एक एक के बारे में चर्चा करते चले जाएंगे। अब आप नेक्स्ट क्लास मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।